नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। चुनाव तो हो रहा है बिहार में, लेकिन असली राजनीति हो रही है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो कुछ हो रहा है वो केवल तमिलनाडु की राजनीतिक दिशा दशा नहीं तय करेगा, बल्कि भारत की राजनीति और भारत की एकता और अखंडता के तमाम मुद्दों को भी तय करेगा। तमिलनाडु की राजनीति में इस समय बड़ी उथल पुथल है और किस करवट बैठेगी राजनीति अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन बड़ा परिवर्तन तमिलनाडु की राजनीति में होने जा रहा है। दो बातें स्पष्ट रूप से हम लोगों को समझ लेनी चाहिए। एक, इस बात पर डीएमके आमादा है कि किसी तरह से उसको बीजेपी वाले गठबंधन को रोकना है, किसी भी हालत में सत्ता में नहीं आने देना है। उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। डीएमके की नज़र में 2026 विधानसभा चुनाव की लड़ाई राज्य की ऑटोनॉमी बनाम यूनियन गवर्नमेंट की ताकत के बीच में होना है। यानी यूनियन गवर्नमेंट की जो सॉवरेन ताकत है, सार्वभौम ताकत है, उसको एक तरह से डीएमके और स्टालिन चुनौती दे रहे हैं। वो इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं और जिस तरह का खेल रही है डीएमके, वो तमिलनाडु की युवा पीढ़ी को ये समझा रहे हैं और काफ़ी हद तक इस मामले में उनको काफ़ी हद तक नहीं, कुछ हद तक ज़रूर मिली है कि तमिलनाडु और भारत ये दो अलग अलग इकाइयां हैं, दो अलग अलग पहचान हैं। ये वही खेल है जो कश्मीर में आज़ादी के बाद से खेला गया और आतंकवाद आया उसके बाद से इस प्रक्रिया को तेज किया गया। कश्मीरी से आप किसी घाटी में किसी कश्मीरी से बात कर लीजिए, वो आपको, अगर आप कश्मीर के रहने वाले नहीं हैं तो आपको इंडियन बोलेगा। तो सवाल ये है कि वो जो घाटी में कश्मीरी है वो कौन है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यही भावना तमिलनाडु में भड़काने की कोशिश डीएमके कर रही है। मुश्किल उसकी ये है कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत भारी पड़ रही है। तो मैंने कहा दो मुद्दे याद रखने के, एक तो ये हुआ। दूसरा मुद्दा ये है कि जितनी गैर द्रमुक पार्टियां हैं, यानी डीएमके के अलावा जो भी पार्टियां हैं, मतलब सारी विपक्षी पार्टियां, जिसमें एआईडीएमके जो मुख्य विपक्षी दल है, भारतीय जनता पार्टी, और अब नई पार्टी बनी है टीवी के सुपरस्टार विजय की। इन तीनों में कोई गठबंधन नहीं हुआ है। एआईडीएमके और बीजेपी में तो हुआ है, लेकिन विजय इस गठबंधन में यानी एनडीए में शामिल नहीं हुए हैं। लेकिन इन तीनों में एक बात पर आम सहमति है कि तमिलनाडु की सत्ता से डीएमके को हटाना है। तीनों का लक्ष्य एक ही है। अब सवाल यह है कि समान लक्ष्य के लिए क्या वो साथ आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। डीएमके ने एक सर्वे कराया और सर्वे एक तरह से मेरा मानना है कि ये साइकोलॉजिकल वॉर की शुरुआत है कि दुश्मन के खेमे में, विरोधी के खेमे में कन्फ्यूजन पैदा करो। कन्फ्यूजन क्या कि साथ आए कि अलग रहे। इस सर्वे के मुताबिक, अब पता नहीं इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, कितना सही है, ये कोई नहीं जानता। इस सर्वे के मुताबिक अगर विजय अकेले चुनाव लड़ते हैं तो उनको 23% वोट मिलेंगे, और अगर वो एनडीए में शामिल होकर वो चुनाव लड़ते हैं तो एनडीए को कुल मिलाकर, विजय सहित कुल मिलाकर सिर्फ 35% वोट मिलेंगे और डीएमके को 50% वोट मिलेंगे। यानी इस सर्वे के जरिए एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि अगर विजय एनडीए में गए तो डीएमके की जीत तय है। अब आप सोचिए कि अगर इसको सही मान लिया इन तीनों पार्टियों ने, तो ये तीनों पार्टियां ये तय कर लेंगी कि अलायंस से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे अलायंस से डीएमके की जीत बिल्कुल पक्की हो जाती है। दूसरा, डीएमके को जो डर है, उसको डर ये है कि अगर विजय अकेले लड़ते हैं, डर नहीं बल्कि उसकी इच्छा है, डर कहना गलत है, उसकी इच्छा है कि अगर विजय अकेले लड़ते हैं तो वो सबका वोट काटेंगे। वो डीएमके का भी काटेंगे, एआईडीएमके का भी काटेंगे और बीजेपी का भी काटेंगे। तो ये स्थिति जो है मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को सूट करती है कि विजय सबका वोट काटे, केवल डीएमके का वोट ना काटे। अगर अलायंस हो जाता है तो वो जाहिर है कि एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा जो है इसी अलायंस को मिलेगा और कोई मैदान में है ही नहीं।
तो इसलिए डीएमके ने एक साइकोलॉजिकल वार शुरू की है कि गठबंधन में, मतलब विपक्षी दलों के गठबंधन से डीएमके को फायदा है। तो अब डीएमके के विरोध में जो दल हैं उनमें ये संदेह पैदा करने की कोशिश हो रही है कि साथ मत आओ। लेकिन डीएमके का काम आसान करने के लिए एनडीए में ही काफ़ी कुछ मसाला मौजूद है। जैसे एआईडीएमके के जो अध्यक्ष है या महासचिव वहाँ पद होता है, ईपीएस ई पलनीस्वामी, उनको बीजेपी का साथ उतना रास नहीं आ रहा है। और उसका एक बड़ा कारण है कि बीजेपी इस बात में लगी हुई है, अब भी लगी हुई है, कि जो एआईडीएमके के घटक दल हैं, जो पार्टी से अलग हो चुके हैं या जिन्हें ईपीएस ने निकाल दिया है, वो सब एक हो जाए। बीजेपी का मानना है कि अगर एआईडीएमके के सारे घटक दल मिलकर एक हो जाएं तो ये बड़ी ताकत बन जाएंगे और इनके साथ बीजेपी का अलायंस होता है तो डीएमके को हराना आसान हो जाएगा। लेकिन ईपीएस की कोशिश है, उन्होंने 6 अक्टूबर को फ़ोन पर बात की है विजय से, और उनकी कोशिश ये है कि किसी तरह से एआईडीएमके और विजय की पार्टी का अलायंस हो जाए। उसके लिए वह बीजेपी को छोड़ने को तैयार है। उसकी वजह उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो है ही, उसके अलावा विजय का वो बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मेरी वैचारिक विरोधी है और डीएमके मेरी राजनीतिक विरोधी है। तो वो इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन राजनीति में कुछ भी सीधा सीधा नहीं होता है। अगर एआईडीएमके और विजय की पार्टी में समझौता हो जाता है, गठबंधन हो जाता है, तो सबसे बड़ी जो मुश्किल ईपीएस के सामने आएगी कि विजय मुख्यमंत्री पद से कम के लिए तैयार नहीं होंगे। वो चाहेंगे कि उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। अगर ऐसा करना पड़े तो फिर ईपीएस को इस गठबंधन से मिलेगा क्या? वो एआईडीएमके के घटक दलों को बाकी को जोड़ना इसीलिए नहीं चाहते कि वो उनके मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को चुनौती देंगे, ऐसी उनको आशंका है। और वो अपने को एनडीए का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं, तो ये पद वो विजय को देने के लिए तैयार नहीं होंगे। अब एक अलग कोशिश चल रही है बीजेपी की ओर से। करूर की घटना के बाद जो भगदड़ हुई जिसमें 41 लोगों की मौत हुई, विजय थोड़ा बैकफुट पर है। उनकी ये कमी दिखाई दी कि उनका संगठन राजनीतिक संगठन के रूप में काम नहीं करता, लेकिन उनकी जो लोकप्रियता है सुपरस्टार के नाते वो धीरे धीरे वोट में बदलती हुई दिखाई दे रही है। अब चुनाव तक कितना बदलेगी पता नहीं है। तो इसका आकलन विजय भी कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि वो किसी भी अलायंस के बारे में जनवरी में सोचेंगे, उस समय फैसला करेंगे। और मार्च अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं। तो विजय अभी देख रहे हैं जनता का रुख, भांपने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। लेकिन एक बात में जो कन्फ्यूजन नहीं है डीएमके विरोधी पार्टियों में कि डीएमके को किसी भी हालत में सत्ता से हटाना है, और डीएमके को लग रहा है कि सत्ता में आने का रास्ता एक ही है कि उसके विरोधी बटे हुए रहे, उनमें एका न होने पाए। इसलिए ये सर्वे कराया गया और इस सर्वे की रिपोर्ट को लीक कराया गया मीडिया में, कि जिससे एक संदेह, एक कन्फ्यूजन जो है विपक्षी खेमे में पैदा हो। अब इस बीच बीजेपी की कोशिश है कि किसी तरह से एनडीए के खेमे में विजय भी आ जाए। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को इस बात में दिक्कत होगी कि विजय को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में पेश किया जाए, लेकिन फिर ईपीएस का क्या होगा? तो ये मुद्दे ऐसे हैं जो आसानी से सुलझने वाले नहीं हैं। लेकिन एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ा लक्ष्य जो इन तीनों पार्टियों के सामने है कि पहले डीएमके को हटाओ, फिर आपस में तय कर लेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, सत्ता का नेतृत्व कौन करेगा। जिस तरह से हमला किया है डीएमके ने करूर की घटना के बाद, विजय को ये लग रहा है कि उन्हें समर्थन की ज़रूरत है। हालांकि विधानसभा में ये मुद्दा उठा तो ईपीएस ने यानी एआईडीएमके ने विजय का पक्ष लिया, तो उस पर तंज कसा डीएमके ने कि ये इससे पता चलता है कि कौन पीड़ितों के साथ है, कौन उनके विरोध में है। लेकिन डीएमके कुल मिलाकर मुद्दा, वो कह रहे हैं कि ये लड़ाई 2026 की जो है वो विचारधारा की लड़ाई है, यानी स्टेट
ऑटोनॉमी बनाम केंद्र का हस्तक्षेप, और इसके लिए उनके पास कई मुद्दे हैं। हालांकि ये अलग बात है कि वो मुद्दे कोई चल नहीं रहे हैं। जैसे गवर्नर की शक्ति को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, उसके बाद भी इस मुद्दे का ज़्यादा असर नहीं है। परीक्षाओं को लेकर, शिक्षा नीति को लेकर, और उसके अलावा उन्होंने बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की थी डिलिमिटेशन को। सरकार ने डिलिमिटेशन को टाल दिया है। वो 2026 में जब ये चुनाव हो जाएगा तमिलनाडु का, उसके बाद शुरू होगा, यानी 2027 में शुरू होगा। 2026 में तो जनगणना होगी, जनगणना के बाद ही डिलिमिटेशन होगा। तो वो मुद्दा फिलहाल कम से कम 2026 के विधानसभा चुनाव में डीएमके के पास नहीं रह गया है। लेकिन डीएमके एक फॉल्ट लाइन क्रिएट करना चाहती है। डीएमके अपने पुराने, बहुत पुराने एजेंडे पर लौटना चाहती है, भारत विरोधी एजेंडा, और उसमें उसने शामिल किया है जो पहले भी था, हिंदू विरोधी एजेंडा। वो भाजपा को हिंदू और हिंदी दोनों के नाम पर विरोध करना चाहती है भाजपा का। लेकिन डीएमके की मुश्किल ये है कि हिंदू के रूप में भाजपा की स्वीकारोक्ति तमिलनाडु में बढ़ रही है। ऐसा नहीं हो गया कि वो मुख्य चुनौती देने वाली पार्टी हो गई है, लेकिन उसकी स्वीकारोक्ति बढ़ रही है। और हिंदी का उस तरह का विरोध नहीं है जैसा 60s में तमिलनाडु में था। उसकी वजह यह है जिस तरह का माइग्रेशन है, उत्तर भारत से जिस तरह से वर्कर्स आ रहे हैं तमिलनाडु में, तमिलनाडु के लोग जिस तरह से बाहर जा रहे हैं, न केवल भारत के दूसरे प्रदेशों में बल्कि विदेशों में, तो हिंदी विरोध उनके लिए मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा केवल डीएमके के लिए है। लेकिन डीएमके जो ये खेल कर रही है कि तमिलनाडु के युवाओं के मन में ये बात भरने की कोशिश कर रही है कि तमिलनाडु अलग है, भारत अलग है। एक अलगाववाद की चिंगारी पैदा करने की कोशिश डीएमके कर रही है, और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, और कोई मकसद नहीं है। तो तमिलनाडु की राजनीति में इस बार मतलब 2026 के विधानसभा चुनाव में आपको एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। दो नई पार्टियां, दोनों को नई तो पूरी तरह से नहीं कह सकते क्योंकि बीजेपी नई पार्टी नहीं है, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति में मुख्य भूमिका में पहली बार बीजेपी आई है। और ये शुरुआत हुई है लोकसभा चुनाव से, जब उसे 11% से ज़्यादा वोट मिले अकेले लड़कर। लोकसभा चुनाव में एआईडीएमके ने गठबंधन तोड़ दिया था बीजेपी से। बीजेपी अकेले लड़ी कुछ छोटे दलों को, 2-3 को लेकर, और जो एआईडीएमके के घटक दल जो अलग हो गए थे उनको लेकर, और उसे सीट एक भी नहीं मिली, लेकिन 11-11.5% वोट मिले। इससे एआईडीएमके को भी परेशानी है, डीएमके को भी परेशानी है। और पिछले लगभग 4 साल से ज़्यादा समय से डीएमके और एमके स्टालिन लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। तो अब इसके दो पक्ष हैं। एआईडीएमके को लग रहा है कि हम बचे हुए हैं, हमारे ऊपर हमला नहीं किया, बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, जो फ़ायदा नुकसान हो बीजेपी का हो। लेकिन परसेप्शन में इससे हुआ ये है कि बीजेपी मुख्य विपक्षी दल के रूप में परसेप्शन के तौर पर आ गई है, लेकिन बीजेपी के पास इतना बड़ा संगठन नहीं है कि वो मुख्य विपक्षी दल बन सके, कम से कम आज की स्थिति तो नहीं है। मामला कुल अटका है ईपीएस की महत्वाकांक्षा पर। क्या वो डीएमके को हराने के लिए अपनी महत्वाकांक्षा से समझौता करने के लिए तैयार हैं? अगर वो तैयार होते हैं तो एआईएडीएमके, बीजेपी और विजय इसमें आ जाते हैं, तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जो डीएमके को पक्के तौर पर सत्ता से बाहर कर सकता है। डीएमके की सारी कोशिश है कि ये होने ना पाए। डीएमके इसीलिए निशाना बना रही है विजय को निशाना बनाकर वो विजय को बीजेपी से यानी एनडीए से दूर रखना चाहती है। डीएमके को लग रहा है कि अगर विजय इस गठबंधन में गए तो फिर उसके लिए रास्ता बहुत कठिन है। और विजय के बारे में जो एक आशंका थी अभी तक कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग तो बहुत है, लेकिन क्या वो वोट में तब्दील होगी? वो राजनीतिक संगठन के रूप में तो परिवर्तित नहीं हुई है, लेकिन उनकी फ़ैन फॉलोइंग धीरे धीरे वोट में बदलती हुई दिखाई दे रही है। सवाल सिर्फ है कितना, और चुनाव तक कितना होगा। और भारतीय जनता पार्टी भी
लगातार इस बात की कोशिश में है कि एनडीए का कुनबा बढ़े। भाजपा का और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का घोषित उद्देश्य है कि तमिलनाडु की राजनीति से, तमिलनाडु की सत्ता से डीएमके को बाहर किया जाए। एक ही लक्ष्य है इस समय उनका। वैसे लक्ष्य तो ये एआईडीएमके का भी है और विजय का भी है। फिर कह रहा हूं, पहले भी कहा था, इन तीनों का लक्ष्य एक है, लेकिन तीनों साथ मिलकर चलने के लिए, रणनीति बनाने के लिए अभी तक सहमत नहीं हुए। जिस दिन सहमत हो जाएंगे, जिस दिन विजय ये फैसला कर लेंगे कि डीएमके को हराना या हटाना अकेले उनके बस का नहीं है। अगर वो सचमुच डीएमके को हटाना चाहते हैं, हराना चाहते हैं, तो उनको एनडीए में शामिल होना पड़ेगा। इसी पर निर्भर करेगा कि तमिलनाडु विधानसभा का 2026 का चुनाव जो होगा उसका नतीजा क्या आएगा। मेरा मानना है कि तमिलनाडु की राजनीति में और देश की राजनीति और देश की एकता अखंडता के लिहाज से डीएमके का बाहर जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कई मोर्चों पर काम कर रही है। वो केंद्र सरकार के विरोध में काम कर रही, केंद्र सरकार की सत्ता को चुनौती दे रही है। वो देश को बांटना चाहती है तमिल बनाम रेस्ट के रूप में, खासतौर से उत्तर भारतीयों के रूप में। वो हिंदू और हिंदी का विरोध कर रही है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में काशी तमिल संगमम शुरू किया है, उससे परेशानी डीएमके की और ज़्यादा बढ़ गई है। और फिर सबसे बड़ा खतरा डीएमके के रहते हुए है धर्म परिवर्तन का। धर्म परिवर्तन दोनों मजहबों की ओर से, इस्लाम की ओर से भी और क्रिश्चियनिटी की ओर से भी। ईसाइयों का धर्म परिवर्तन का अभियान तेज हो गया है द्रमुक के रहते हुए, द्रमुक की सरकार के दौरान, और पूरा संरक्षण उनको मिला हुआ है एमके स्टालिन से, जो मुख्यमंत्री है। और उनका बेटा उदयनिधि स्टालिन तो एक कदम और आगे है। जिस तरह से वो सनातन धर्म को गालियां दे रहा है, सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहा है, वो दरअसल इन्हीं तत्वों को मजबूत कर रहा है। और सनातन धर्म से बदला लेने के लिए, सनातन धर्म को खत्म करने का उसे एक ही तरीका नजर आता है कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दिया जाए, यानी धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जाए। धर्मांतरण जो है पूरे देश में, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह से बड़ा मुद्दा बन रहा है। ये जो डेमोग्राफिक कमीशन बनाने की घोषणा 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने की है, मुझे लगता है ये जितनी जल्दी काम शुरू करे, इसका गठन हो जाए, काम शुरू करे, उतना अच्छा है। हर दिन देरी हो रही है, एक एक दिन भारी है। आप सोचिए, ये छांगुर जैसा झिंगुर वो 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का फंड इकट्ठा कर लेता है और हज़ारों हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा देता है। तो ये सब ताकत, ये उसकी अकेले की ताकत नहीं है, उसके संगठन की ताकत है, उसके मजहब की ताकत है, और उसके मजहब को इस काम के लिए जो पैसा मिलता है उसकी ताकत है। और सबसे बड़ी बात, कुछ राज्य सरकारों का जो संरक्षण है। मैंने पहले भी कहा था एक बार कि जगन मोहन रेड्डी की सरकार के समय आंध्र प्रदेश में ये अभियान तेज चला, अब तमिलनाडु में चल रहा है, पंजाब में तो सबसे तेजी से चल रहा है। और पंकज सक्सेना की किताब का फिर उदाहरण दूं, उन्होंने क्रिश्चियंस के बारे में कहा कि ये सिविलाइजेशनल स्नाइपर्स हैं, ये अपना शिकार करने के लिए समय का इंतजार करते हैं, जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तब लक्ष्य का संधान करते हैं। ये बहुत दूर की सोच कर चलते हैं, ये किसी जल्दी में नहीं होते हैं। तो इस्लाम को मानने वाले ताकत डर दिखाकर करते हैं, और क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग सेवा के आवरण में ये काम करते हैं। सेवा और शिक्षा की बात करेंगे वो, इसके आवरण में जो है धर्म परिवर्तन कराते हैं। आप सेवा करना चाहते हैं, शिक्षा का विकास करना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए धर्म परिवर्तन की क्या ज़रूरत है? आप उन्हीं लोगों की मदद करेंगे जो अपना धर्म बदलने को तैयार हो जाए, आपके धर्म, आपके मजहब में आने को तैयार हो जाए। ये एक खतरनाक खेल है जिससे पूरा भारत देश इस समय जूझ रहा है। इसके प्रति जागरूकता बहुत ज़रूरी है अगर देश की एकता अखंडता को बचाना है। जो काम मुसलमान और मुगल शासक नहीं कर पाए, जो काम ब्रिटिश हुकूमत नहीं कर पाई, वो काम अब ये क्रिश्चियन मिशनरीज और जो मौलवी लोग हैं
उनके जरिए हो रहा है। और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक इसको सरकारी संरक्षण नहीं रोकेगा। और सरकारी संरक्षण रोकने के लिए ज़रूरी है कि जहाँ जहाँ ऐसी सत्ता है उसे बदला जाए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।